सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, अनंतराज लिमिटेड का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कंपनी का 3 तरह के बिजनेस हैं इस कंपनी के। एक रियल एस्टेट, दूसरा है इनका डेटा सेंटर्स का बिजनेस और तीसरा इनका सिरेमिक टाइल्स का बिजनेस। जो इनका कोर बिजनेस है वो रियल एस्टेट का बिजनेस है, जो लगभग कंट्रीब्यूट करता है 80 to 85% रेवेन्यू जो रियल एस्टेट से आता है इनका। दूसरा जो 10 से 15% रेवेन्यू है वो इनका आता है डेटा सेंटर्स से। और जो तीसरा सिरेमिक टाइल्स का इनका बिजनेस है वो 1 से 5% का इनका रेवेन्यू सिरेमिक टाइल्स से आता है। कंपनी के बारे में बताऊं तो जो रियल एस्टेट में ये 3 तरह का इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। एक तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनाते हैं। इन्होंने दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव में प्राइम लैंड खरीदा है अभी, हरियाणा में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में भी इन्होंने लैंड परचेज की है। उसके बाद में कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ये जैसे कॉर्पोरेट जो शॉप्स होती हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं वो बनाते हैं ये। तीसरा ये आईटी पार्क वगैरह भी बनाते हैं, जो आईटी कंपनीज या आईटी एम्प्लॉइज के लिए जैसे ऑफिस भी होते हैं, उसमें रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी होती हैं, सारी एम्यूनिटीज होती है, हर तरह की सुख सुविधाएं होती है उसमें। तो उस तरह का भी ये काम करते हैं। तो बात करते हैं रियल एस्टेट का, तो समझ में आता है। और जो सिरेमिक टाइल्स वाला भी है वो भी थोड़ा सा रियल एस्टेट से ही एसोसिएटेड है, तो टाइल्स वगैरह का भी काम हो जाता है, इनका समझ में आता है। जो तीसरी चीज है जो समझने वाली है वो है डेटा सेंटर्स। ये डेटा सेंटर्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। जैसा कि यार आजकल इंटरनेट का यूज काफी बढ़ता जा रहा है, जो ग्लोबली चीजें बढ़ रही हैं वो डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है सारी दुनिया, चाहे वो इंडिया है, जापान है, यूएस है, सारे डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। जो ज्यादातर यूज किस चीज का हो रहा है, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स हैं, सोशल मीडियाज हैं, वेबसाइट्स हैं, तो सारी जगह पे खाने के फूड डिलीवरी एप्स वगैरह है, तो सारी जगह पे तो डेटा ही डेटा कंज्यूम हो रहा है, डेटा ही डेटा स्टोर होता जा रहा है। क्योंकि इन चीजों को हम किसके थ्रू मंगा रहे हैं, ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो हर कंपनी के पास में हमारी एक हिस्ट्री है कि इस बंदे ने ये फलाना फलाना प्रोडक्ट बनाया, मंगाया हमारे ऐप से, और इसने इस चीज की शॉपिंग की। तो ये सारा क्या हो रहा है, ये सारा डेटा कंपनियों के पास में स्टोर होता जा रहा है। वो कहां कर रहे हैं उस डेटा को स्टोर, डेटा सेंटर्स पे। जैसे आपने देखा होगा, आप फेसबुक वगैरह यूज करते होंगे, उस पे आप इमेजेस डाल रहे हैं, पिक्स डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं। आप तो डाल रहे हैं, पर वो जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, वो स्टोर कहां पे हो रहे हैं भाई? आप तो एक आईडी है, एक पासवर्ड है, उसके लॉगिन कर लेते हैं, आपको मिल जाता है। आपको नहीं पता जो फेसबुक के भी ना डेटा सेंटर्स हैं, उनके डेटा सेंटर्स पे हमारा जो डेटा है वहां स्टोर हो रहा है। तो ये कंपनी क्या चाहती है कि भविष्य में अपने आप को एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनी के नाम से जाना चाहती है। तो इसलिए ये डेटा सेंटर्स के बिजनेसेस में है। और सबसे बड़ा रीजन क्या है इस डेटा सेंटर्स के बिजनेसेस में अनंतराज लिमिटेड का आने का, कि यहां हाई प्रॉफिट मार्जिन है, 80 to 85% के प्रॉफिट मार्जिन है। यानी कि 100 रुपए की चीज पर 80 से 85 रुपए आप कमाओगे और लगभग 15 से 20 रुपए का आपका खर्चा होगा खाली। तो क्यों ना आए इस फील्ड में, इस सेक्टर में। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो डेटा सेंटर्स का जो बिजनेसेस होता है ना, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस होता है। डेटा सेंटर्स क्या है कि जो ये क्या करेंगे, जो कंपनीज हैं चल रही हैं, लाइक फूड डिलीवरी एप्स हो गया, वेबसाइट्स होगी, क्लाउड बेस्ड हो गया, सर्विसेज होगी, तो ये क्या करेंगे, उनके जो कस्टमर्स हैं उनके डेटा को स्टोर करेंगे अपने डेटा सेंटर में, और उसको स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उस डेटा को सिक्योरिटी देंगे, और उसके बदले में क्या लेंगे, कंपनी से रेंटल लेंगे कि भाई हम 3 साल में आपसे इतना पैसा लेंगे, आपके डेटा को हम अपने डेटा सेंटर पे स्टोर करके रखेंगे। ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होती हैं। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास जीमेल पे आपका कोई लेटर है और आप उस
मान लो आपने जीमेल लॉग आउट कर दिया, अब आप उस लेटर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप उसको पीसी से भी कर सकते हो और किसी भी कंट्री से कर सकते हो, किसी सी प्लेस से कर सकते हो, चाहे आप आंध्र प्रदेश में जाके वहां से लॉग इन कर लो, वहां से उस लेटर को एक्सेस कर लो, चाहे आप बिहार में जाके कर लो, चाहे आप यूएस में जाके कर लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जाके कर लो। तो वो जो लेटर है वो कहां पे है? क्लाउड पे स्टोर हो रखा है। ठीक है, क्लाउड पे स्टोर होने का सेंस होता है कि उसको एक्सेस किया जा सकता है कहीं से भी, दुनिया के किसी भी प्लेस से। तो ये डेटा सेंटर्स प्रोवाइड कराते हैं, ये एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है कि ये जो कंपनियों के कस्टमर्स और उनके एम्प्लॉइज के डेटा को स्टोर करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, प्रोसेस करेंगे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे उस डेटा को, और उसके बदले में क्या लेंगे? फीस लेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल, कि 2 साल में हम आपसे इतना पैसा लेंगे और आपके कस्टमर्स और एम्प्लॉइज का डेटा हम यहां पर सिक्योर करके रखेंगे, उसको मैनेज करके रखेंगे, सो दैट जब भी आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने एम्प्लॉइज और अपने कस्टमर्स के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? जैसे आप कई बार आपने देखा होगा, आप किसी चीज को ढूंढते रहते हो या उसको उस चीज को करते रहते हो या किसी तरह का कोई वीडियो देखते हो, तो उसी तरह के एड्स आपके पास आने लगते हैं। उससे क्या होता है? वो रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग के थ्रू आते हैं कि उनके पास, कंपनी के पास में आपका डेटा पहुंच गया कि आप ये चीज देख रहे हो, आप शूज से रिलेटेड चीजें देख रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपके पास एड आने लग जाएंगे। तो इससे ये फायदा होता है। तो ये बहुत बड़ी सोच है कि एक डेटा सेंटर जैसे बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं और अभी ये 65 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो इनकी बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। तो चलो करते हैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी अनंतराज लिमिटेड का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। जो कंपनी है वो रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है। तो करते हैं इसका सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस। तो मार्केट कैप को इसके कंपनी को देख लेते हैं। उसमें देखेंगे मार्केट कैप जो है वो 15,000 करोड़ का है, जो लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है, कंपनी एक, यानी वॉलेटिलिटी थोड़ा सा लार्ज कैप कंपनी की तुलना में ज़्यादा होगी। उसके बाद इसका जो पीई है वो 39 का पीई दे रखा है और जो इंडस्ट्रियल पीई है वो लगभग 31 का दे रखा है, यानी कि इंडस्ट्रियल पीई के कंपेयर करें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अभी ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। आरओसी कुछ खास नहीं है वैसे इसका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, और आरओई भी कुछ खास नहीं है, 8% कोई ज़्यादा नहीं होता वैसे, मतलब ठीक ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है इसकी, 60% बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी बहुत अच्छा है, 0.10, यानी कि बिल्कुल कर्जा मुक्त है। पैग रेशियो बहुत अच्छा है इसका, और जो स्टॉक की बुक वैल्यू है वो 112 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.92 की है, यानी कि स्टॉक की बुक वैल्यू 112 की है। 112 का 3 गुना, यानी बुक वैल्यू के 3 गुने पे स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है। 3 गुना हो चुका है स्टॉक ऑलरेडी बुक वैल्यू का। तो इसकी तुलना में तो थोड़ा सा मीडियम टाइप का ही है, महंगा है। पीई को कंपेयर कर रहे थे तब भी महंगा दिखाई दे रहा था, और जो ये बुक वैल्यू को भी कंपेयर कर रहे थे तो तब भी महंगा ही दिखाई दे रहा है। स्टॉक अच्छा है पर महंगा है। वैसे आरओसी आरओई भी इसका मीडियम टाइप का है, मीडियम ही है। अगर इसका प्राइस टू ये देखें, डीएमए वगैरह देखें, तो अभी ये स्टॉक क्या कर रहा है, अभी ये स्टॉक 50 डीएमए और 200 डीएमए के नीचे है, यानी कि मोमेंटम है नहीं इस स्टॉक में। अभी ये थोड़ा नीचे जा रहा होगा स्टॉक। उससे अगर पीई को देखें तो पीई इसका 46 का दिखा रहा है, 5 साल का दिखा रहा है। 1 साल का देखते हैं, 1 मिनट, 1 साल का देखते हैं। 63 का पीई दिखा रहा है, जो बहुत ज़्यादा पीई है।
अगर इसका स्टॉक का देखें तो अभी स्टॉक का पी 39 आया हुआ है, यानी कि अगर कंपनी के मीडियन पी के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो उस मीडियन पी के कंपेयर में स्टॉक अभी सस्ता है। 63 के पीई से 40 के पीई पे आया हुआ है स्टॉक। तो यानी कि ये स्टॉक पहले पास्ट में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया होगा, इसका मतलब ये होता है। फिर अगर इसके कंपटीटर वगैरह देखें तो भाई अनंतराज 39 के पीई पर है, बाकी ये इससे सस्ता है थोड़ा, ब्रिगेड एंटरप्राइज जो है, बाकी इससे सारे महंगे हैं, चाहे ओबरॉय रियल्टी हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, ये गोदरेज और ये बिल्कुल सेम से ही हैं, या मैक्रोटेक डेवल हो या डीएलएफ हो, ये दोनों इससे महंगे हैं। डीएलएफ वैसे नंबर 1 है इसमें। बाकी और देखें अगर इसके प्रॉफिट लॉस, देखो कंपनी कुल मिला के प्रॉफिट तो कर रही है बॉस, अभी थोड़ा सा बियरिश मोड में चल रहा होगा, मोमेंटम है नहीं, लेकिन प्रॉफिट तो कंपनी करे 149 से 271 करोड़ और 271 से 391 करोड़, और प्रॉफिट मार्जिन्स भी ठीक है इसके 23% के हैं। ठीक है जी, प्रॉफिट तो कर रही है कंपनी। और स्टॉक के CAGR को भी देखें अगर तो पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी अच्छी रही है, जिसमें 1 साल का रिटर्न जो है वो 30% का है, और जो 3 साल का रिटर्न है वो 89% का एवरेज रिटर्न है। 3 ईयर्स का जो कैगर है इसका, अब 5 साल का तो 114% का है ही है। बाकी बैलेंस शीट को देखें, बैलेंस शीट से पहले कैश फ्लो को देखें तो कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है, -7 से 15 और 15 से 271 करोड़ का कैश फ्लो है। क्या इसके जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल जो है 20 से 25 दिन का हो गया, चलो ये तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि 5 दिन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी CWIP देख लेते हैं इसका, जो CWIP है इसका 22 से 32 करोड़ का हो गया है, यानी कि जो CWIP है 18 से 22, 22 से 32 करोड़, चलो ठीक है, अच्छा किया इन्होंने CWIP। बाकी इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, वो 60% का है, और FIIs 12%, 12-13% का है, DIIs इसमें 6.5% के हैं, और पब्लिक इसमें 20% की है। बाकी फंडामेंटली तो देखो यार, एक मीडियम टाइप की कंपनी है। दूसरा, इस कंपनी के लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये कंपनी अपने आप को, जो इसका कोर बिजनेस तो इसका है रियल एस्टेट का, और जाना चाहती है ये टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में, जैसे डेटा सेंटर्स वाले बिजनेस में जाना चाहती है ना। इसका दूसरा बड़ा बिजनेस डेटा सेंटर्स का है, जो 10 से 15% का कंट्रीब्यूट करता है। अगर इन्हें कोई अच्छा लीडर मिल जाता है उसमें, टेक्नोलॉजी वाले में, क्योंकि डेटा सेंटर्स वाले जो बिजनेस है ना, उसमें प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हैं, इस वजह से उसमें जाना चाहती है, बट इनकी कोर एक्सपर्टीज उसमें नहीं है। ये रियल एस्टेट वाली कंपनी है। अगर कोई मिल जाता है अच्छा, तो डेटा सेंटर्स वाला समझ में आ जाता है, कोई बंदा अच्छा मिल गया तो अच्छा चलेगा इनका, अदरवाइज बहुत मुश्किल है फिर इनके लिए। बाकी ये फिर इनका रियल एस्टेट तो चल ही रहा है, तो तभी ग्रोथ आ सकती है इनमें, क्योंकि वो हाई प्रॉफिट मार्जिन्स वाली कंपनी है। जो डेटा सेंटर्स वाला काम है वो हाई प्रॉफिट मार्जिन्स वाला काम है, लेकिन इनका उसमें कोर स्पेशलिटी नहीं है। कोर स्पेशलिटी इनकी रियल एस्टेट में ही है। तो ओवरऑल तो ऐसे ही रही कंपनी, मतलब मीडियम टाइप की कंपनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब अगर इसका ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस में अनंतराज का अगर ट्रेंड एनालिसिस करें तो 1 डे का तो भाई 5-6% भाग गया है 1 डे में ही अनंतराज। उसके बाद 1 वीक में कितना भागा है, 0.16 भाग गया है। उसके बाद 1 मंथ में नेगेटिव है। मैं कह रहा था ना, शॉर्ट टर्म इसका अभी नेगेटिव ही है, शॉर्ट टर्म इतना ज़्यादा कुछ खास कर नहीं रहा, पर स्टॉक ठीक है। 3 महीने का भी अभी नेगेटिव ही चल रहा है इसका, क्योंकि ये कंपनी ना
6 महीने का भी अभी नेगेटिव ही है, पर एक साल में इसने अच्छा रिटर्न, मतलब 33% का रिटर्न है वैसे इसका एक साल में 23 का, और 3 साल में इसने 580% का रिटर्न बनाया, यानी पहले काफ़ी भागी है ये कंपनी। देखो इस कंपनी के साथ में सबसे बड़ा डर मुझे क्या लगता है कि यार इनका जो कोर बिजनेस है वो है रियल एस्टेट का, और जाना चाहती है ये डेटा सेंटर्स यानी आईटी वाले बिजनेस में जाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं पे अगर कोई पता नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे, वैसे इनका 53 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं डेटा सेंटर वाले अपने जो भी बिजनेस में, तो वो बड़ी बात है। अभी देखो शॉर्ट टर्म वैसे इसका अनंतराज का जो है बियरिश है, डाउन में है, और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, तो अभी इंतजार करने की ज़रूरत है इस स्टॉक में, और ये देखने की ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है जो इनका नया बिजनेस है ना डेटा सेंटर वाला, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद आगे की रणनीति बताओ इसमें कि कहाँ पे क्या करना है। फिर चलते हैं अब इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले स्टॉक का प्राइस देख लेते हैं। 439 रुपीज़ 20 पैसे का स्टॉक का प्राइस है। उसके बाद में इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखो स्टॉक ऊपर से आके नीचे आ रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 439 का इसका प्राइस है। पहला सपोर्ट 324 रुपये का है इसका, दूसरा सपोर्ट 220 रुपये का है इसका। अगर ये भी टूटता है, 324 वाला टूटता है, तो एक रेड सिग्नल है, कंपनी बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए करना, क्योंकि ये अपने कोर बिजनेस से हट रही है और एक अलग ही फील्ड में जाना चाहते हैं। उसके बाद 220 करोड़ का है, वहाँ पर ये दूसरा सपोर्ट है। उसके बाद अगर ऊपर जाती है तो पहला जो रेजिस्टेंस या टारगेट है 554 रुपये का है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस या टारगेट है 939 रुपये का है। फिर अगर देखें इसको RSI को, तो RSI देखो अभी इसका ना 35.28 है, यानी कि किसी तरह की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो अभी प्राइस जैसे मार्केट में बुलिश मोमेंटम है ना, तो प्राइस बढ़ रहे हैं, तो किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट मत करना, क्योंकि RSI एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। ये मार्केट के प्राइस को बढ़ने से पहले आपको बता देता है कि प्राइस आगे कितना बढ़ने वाला है। तो अभी 35 पे है, ओवरसोल्ड जोन में निकल रहे हैं लोग इससे। और रिवर्सल, MACD एक रिवर्सल के साइन देता है, तो रिवर्सल में भी ये पैरेलल लाइन है, कट नहीं कर रही, ऊपर को नहीं जा रही। ये ब्लू वाली लाइन अगर ऊपर को जाती तो तब प्राइस करता प्राइस, इसलिए प्राइस अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में नीचे की ओर जा रहा है इसका। हाँ, कंपनी रियल एस्टेट में अच्छी है, लेकिन जो इसका नया बिजनेस है अगर उसमें अच्छा करती है तो फिर बहुत अच्छा कर सकती है। अदरवाइज अभी तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इसका, नीचे की साइड ट्रेंड है इसका। अभी इसमें कोई पोजीशन बनाने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है नहीं, जो मुझे लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सो डैट कि मैं और ज़्यादा रिसर्च कर पाऊँ नई नई कंपनीज़ पे, नई नई इंडस्ट्रीज़ पे, और आपके वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ। सो थैंक यू सो मच।